और फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुलने लगा। तभी कमरे के कोने से वही खिलखिला आवाज गूंजी, ठीक वही हंसी जो पिछली रात हवेली में सुनाई दी थी। आरव और रामलाल चाचा का मानो डर से खून जम गया हो। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभर आईं। रात का समय था। आसमान में काले बादल घिराए थे। हर तरफ नमी फैली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भैरवपुर गांव से रामलाल चाचा और आरव बैलगाड़ी पर सवार होकर नागधाम की ओर जा रहे थे। इस बार का सफर कुछ खास था, क्योंकि नागधाम में आरव के नाना के घर उसके मामा की शादी थी। गांव भर में शादी की तैयारियों का शोर गूंज रहा था और आरव तो सुबह से ही शादी की बातें करता जा रहा था। उसके चेहरे की चमक और उत्साह साफ झलक रहा था, मानो ये दिन उसी का हो। चाचा, इस बार की शादी सबसे अलग होगी। मैंने सुना है कि नाना जी ने पूरे गांव को दावत दिए है। वहाँ ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ और पटाखे सब होंगे। हाँ रे, तेरा मामा है ही बहुत धूमधाम वाला, लेकिन शादी से ज्यादा तुझे पकवानों की चिंता है ना? अरे चाचा, मिठाइयाँ और पकौड़ियाँ ही तो असली मजा देती है। मैं तो सबसे पहले जलेबी खाऊंगा। खा लेना, लेकिन ध्यान रखना, रास्ता लंबा है और मौसम बिगड़ता लग रहा है। बादल कुछ ज्यादा ही घिराए हैं। चाचा, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत को हरा देंगे। बस यही जज्बा बना रहे बेटा, क्योंकि सफर कभी कभी वैसे नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इतनी भी देर में आसमान से बिजली कड़क कुटी और बादलों की कड़कड़ाहट इतनी भयानक थी कि बैल भी सहम कर ठिठक गए। बारिश तेज हो गई और ठंडी हवाओं ने मानो हड्डियों को तक जमा दिया। चाचा, ये कैसी करकराहट है? बैल भी डर गए और देखो, दूर सामने वो काली सर की विरासत हवेली खड़ी है। क्या हमें सच में वही जाना पड़ेगा? इसकी हालत तो देखो, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया ही ना हो। बेटा, मजबूरी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और हवाओं ने तो हड्डियां जमा दी है। अगर यही खड़े रहें तो और मुश्किल हो जाएगी। मजबूरी में दोनों ने बैलगाड़ी रोक दी और पास ही खड़ी पुरानी हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ते भर सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ बूंदों की टप टप और बैलों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जिससे एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में घर करने लगी थी। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, उसका डरावना रूप सामने आ गया। टूटी फूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें, काई से भरा आंगन और नमी की सीलन, मानो वर्षों से किसी इंसान ने इसमें कदम तक न रखा हो। लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हवेली के अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन चाचा, ये हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बड़ा अजीब सन्नाटा है चारों तरफ। डर कैसा? अंदर चलकर थोड़ी देर आसरा ले लेते हैं। सन्नाटा ही तो है और कुछ नहीं। याद रहे, डर हमेशा मन के भीतर होता है। चल, बैलों को बांधकर अंदर चलते हैं, वरना ये तूफान हमें यही डुबो देगा। रामलाल चाचा और आरव जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजर गया। दीवार पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और खिड़कियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था
कि उनकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हर कोने से सीलन और नमी की बदबू उठ रही थी, मानो हवेली ने अपने भीतर का रहस्य सालों से दबा कर रखा हो। चाचा, ये हवेली तो और भी डरावनी लग रही है। अंदर से देखो ना, हर तरफ जाले ही जाले हैं और ये सीलन की बदबू जैसे यहाँ कोई बरसों से कैद हो। मुझे तो अपनी सांसों की आवाज तक डराने लगी है। हाँ बेटा, ये जगह सच में वीरान है, लेकिन मजबूरी में आसरा लेना ही पड़ेगा। रहस्य चाहे जितना छुपा हो, हम थोड़ी देर रुक कर सुबह होने पर निकल जाएंगे। डर से ज्यादा खतरनाक होता है उसका हमारे दिल पर हावी होना। हवेली बाहर से जितनी वीरान दिख रहा था, अंदर से उतनी ही रहस्यमय और अनोखी थी। तभी भीतर के कमरे से हल्की सी रोशनी छलकी। वे दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि भीतर एक छोटी सी लड़की अपने हाथ में गुड़िया लिए खड़ी है और उसके पास ही एक बुजुर्ग महिला उसे देख रही थी। लाल साड़ी पहने उस महिला के चेहरे पर गहरी झुर्रियों थी और उसकी आंखें मानो किसी छिपे हुए रहस्य को बयान कर रही हों। लड़की चुपचाप गुड़िया के सिर पर हाथ फेर रही थी, मानो किसी अनजानी धुन में खोई हो। अचानक महिला के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभराई, जिसने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो? पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। अपना नाम तो बताओ और ये भी कि इस हवेली तक कैसे पहुंचे। अम्मा, मैं रामलाल हूँ, भैरवपुर गांव से आया हूँ। ये मेरा भतीजा आरव है। इसके नाना के घर शादी है, उसी में शामिल होने हम नागदाम जा रहे थे। रास्ते में अचानक इतनी तेज बारिश और आंधी आ गई कि मजबूरी में बैलगाड़ी रोकनी पड़ी। हमें कोई और सहारा नहीं मिला तो आपकी हवेली में आसरा लेना पड़ा। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहां कोई मिलेगा, वरना इस वीरानी में कदम रखने की हिम्मत शायद न कर पाते। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह हवेली भले पुरानी है, पर इसकी दीवारें हर आने जाने वाले की कहानियां संभाल कर रखती हैं। तुम आए हो तो अच्छा लगा। यहाँ आने वाला कोई खाली नहीं लौटता। इस चौखट पर कदम रखने वाला हर मेहमान अपनी एक नई दास्तान लेकर ही वापस जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये बच्चा तो मासूम है, इसे डराना ठीक नहीं। आरव इस छोटी सी लड़की के पास जाकर बैठ गया और खेल खेल की बातें करने लगा। रामलाल चाचा थककर पास ही पड़ी पलंग पर बैठ गए। भैया देखो, ये मेरी गुड़िया रानी है। ये रात में भी मेरी बातें सुनती है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी तो ये खुद मुझसे बातें करती है, लेकिन और कोई इसे सुन नहीं पाता। भैया, अगर तुम चाहो तो रानी तुम्हारे साथ भी खेलेगी, मगर याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करती है जो सच्चे दिल से इसके पास आते हैं। सच? तो फिर मैं ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। बेटा, ये हवेली कभी चहल पहल से भरी रहती थी। यहाँ शादियां होती थी, त्योहार मनाते थे, हर कोने में रौनक विकृति। मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब ये दीवारें सिर्फ सन्नाटा को सुनता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता, चाहे हवेली कितने भी अंधेरे और सुनसान क्यों ना हो। यही तो राज है। बच्चे कहते हैं इन दीवारों ने वो चीखें सुनी हैं जो कभी बाहर तक नहीं पहुंची। रातों की हंसी कब सिसकियों में बदल गई, कोई नहीं जान पाया। और जो भी बिना डर के इस हवेली में आता है, हवेली उसके दिल के भीतर छुपा डर खुद तलाश लेती है। जब वो डर जाग उठता है तो फिर कोई यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता। अम्मा,
अगर हवेली ने सच में इतनी चीखें सुनी है तो फिर यहाँ अब भी कोई क्यों नहीं दिखता? मुझे तो लगता है ये बस पुरानी कहानियाँ होंगी। मैं डरता नहीं, पर जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। कहानियां तो हवेली की दीवारों में कैद हैं, और कहानियां कभी खुद नहीं बोलती। वे तो बस उन पर नजर डालती हैं जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। रामलाल चाचा ने नजर उठाकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा तो उन्हें साफ लगा कि उस मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। कमरे का सन्नाटा उस पल और गहरा हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी और ठंडी हवाओं की सीटी कानों को चुभ रही थी। धीरे धीरे आरव थक कर सो गया, मगर रामलाल चाचा की आंखों में नींद नहीं थी। वे देर रात तक जागते रहे, मानो उनका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। रात किसी तरह धीरे धीरे कट गई, लेकिन खिड़कियों से आती ठंडी हवा और बारिश की बूंदों की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आरव गहरी नींद में था, मगर रामलाल चाचा की आंखों में नींद का। वे पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह सुबह मौसम साफ होते ही दोनों हवेली से निकलने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो छोटी सी लड़की आरव के पास आई और कुछ धीरे से बोली। उसकी मासूम आवाज में एक अजीब सी कसक छिपी थी। भैया, तुम चले जाओगे तो मैं फिर अकेला रह जाऊंगी। रानी भी उदास हो जाएगी। काश तुम यही थोड़ी देर और रुक जाते। आरव भैया, तुम लोग हमें छोड़कर जा क्यों रहे हो? हवेली में तो कितना अच्छा खेल चल रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूँ, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। मामा की शादी में देर हो जाएगी ना। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बहुत सारी बातें करने के बाद वे दोनों आखिरकार हवेली से निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान अभी घने बादलों से घिरा हुआ था। चाचा, वो छोटी सी लड़की कितनी प्यारी बातें कर रही थी। उसकी मासूम हंसी जैसे हवेली की वीरानी मिटा रही थी। मुझे तो लगता है अगर वो मेरे गांव में होती तो मैं उसके साथ घंटों खेलता। उसकी गुड़िया के बारे में जो बातें कर रही थी, अभी याद करके अच्छा लग रहा है। बेटा, तू तो सच में बड़ा निडर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस हवेली में जो कुछ देखा सुना वो इतना आसान नहीं था भूलना। वहां की खामोशी, वो औरत की मुस्कान, कुछ तो राज है जो आंखों से छुपा रह गया। बातें करते करते आखिरकार दोनों नाथ धाम पहुंच गए। रास्ते में वे एक चाय की टपरी पर रुक गए, जहां गर्म चाय की भाप और पकौड़ियों की खुशबू से माहौल अचानक हल्का और सुकून भरा लगने लगा। पास ही बैठे कुछ गांव वाले धीमी आवाज में आपस में हवेली का जिक्र कर रहे थे, जिससे रामलाल चाचा के मन की बेचैनी और बढ़ गई। तभी चाय वाला उन्हें देखकर बोला, अरे बाबूजी, आप लोग कहां से आ रहे हो? चेहरे थके थके लग रहे हैं, जैसे रात भर नींद ही नहीं मिली। हाँ भाई, मजबूरी थी। नागदाम जाते वक्त बारिश ने रास्ता रोक दिया तो उसी हवेली में ठहरना पड़ा। क्या कहीं उस पुरानी हवेली में तो रात नहीं बिताई? लोग तो वहां पैर रखने से भी डरते हैं। कहते हैं वहां एक बच्ची और उसकी बूढ़ी दादी की आत्माएं भटकती हैं। जिसने भी उस हवेली में रात गुजारी है, उसके साथ कभी न कभी कोई अनहोनी जरूर हुई है। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था। हर कोने में कुछ अनकहा छिपासा महसूस हो रहा था, और अब तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल और भी बैठ गया। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सरपंच जी से जरूर मिलना, वही असली राज जानते हैं। हे भगवान, जो कुछ हमने वहां देखा और महसूस किया, कहीं वो सचमुच वही आत्माएं तो नहीं थी?
लगता है हमें तुरंत सरपंच जी से मिलना ही होगा, वरना ये डर हमारे प्राण खा जाएगा। चाय वाले की बातें सुनकर रामलाल चाचा का दिल बैठ गया। आरव की हंसी भी धीरे धीरे थम गई। हवेली में बीती हुई सारी बातें, छोटी सी लड़की की मासूम मुस्कान और बुजुर्ग महिला की रहस्यमयी आंखें, सब एक एक कर उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। बैलगाड़ी अब सीधे सरपंच जी के घर की तरफ मुड़ गई और कुछ ही देर में वे सरपंच जी के घर के बाहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी तो तेज नजर वाले एक बुजुर्ग घर के बाहर आए। वे सारी घटनाएं सरपंच को बताते हैं। तुम दोनों ने सच में उस हवेली में रात गुजारी है? अरे वो जगह तो बरसों से शापित है। कहते हैं वहां जो बच्चे और उसकी बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, वे इंसान नहीं, आत्माएं हैं। उन्होंने बहुत पहले उस हवेली में अपनी जान गंवाई थी और तब से हर आने जाने वाले को अपने साथ बांध लेती हैं। जो भी उस हवेली में एक रात गुजार लेता है, वह कभी दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। उन आत्माओं की पाकर से कोई बच नहीं पाता। और अब जब तुम दोनों वहां ठहर आए हो, तो यकीन मानो वे आत्माएं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। सरपंच जी, वो छोटी सी लड़की तो हंस रही थी, खेल रही थी, जैसे बिल्कुल मेरी दोस्त बन गई हो। लेकिन अगर वो आत्मा थी तो क्या उसका भी कोई अधूरा राज्य है? क्या वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी? सरपंच जी, हम तो मजबूरी में वहां ठहर गए थे और आपकी बातों से तो यह लग रहा है कि ये आत्माएं हमें सचमुच नहीं छोड़ेंगी। तो बताए, हम अपनी और इस बच्चे की रक्षा कैसे करें? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हवाओं में अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुराने धुएं की। बाहर गलियों में भी एक सन्नाटा पस रहा था, मानो पूरा गांव किसी राज्य को छुपाकर खामोश बैठा हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि नागधम की रौनक अचानक कहीं गुम हो गई है। सरपंच जी ने रामलाल चाचा और आरव को अपने घर के अंदर एक बड़े से कमरे में बैठा दिया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पहले तो खिड़कियों पर दस्तक सुनाई दी और फिर दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुलने लगा। तभी कमरे के कोने से वही खिलखिला आवाज गूंजी, ठीक वही हंसी जो पिछली रात हवेली में सुनाई दी थी। आरव और रामलाल चाचा का मानो डर से खून जम गया हो। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभर आईं। उनमें से एक परछाई छोटी सी लड़की की आकारती जैसी थी और दूसरी में बूढ़ी अम्मा का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थीं, मानो अंधेरे को चीर कर सीधे आरव और रामलाल चाचा के दिल में उतर जाना चाहती हूँ। आरव भैया, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, फिर अब क्यों डर रहे हो? कहा था ना, जो भी इस हवेली की देहलीज पार करता है वो हमारा हो जाता है। अब चाहे तुम भागो या छिपो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तुम्हारा डर ही तुम्हारी कैद बनेगा। चाचा, वो देखो, वही लड़की है और उसके साथ अम्मा भी। लेकिन उनकी आंखें इतनी लाल क्यों है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें अपने पास बुला रही है। हे राम, ये तो वही हंसी है जो हवेली में सुनी थी। आरव बेटा, पास रहे। ये परछायां अब यहीं क्यों आ रही हैं?
कहीं ये सचमुच हमारा पीछा तो नहीं कर रही हैं? तभी सरपंच जी ने गांव के महान तपस्वी भैरवनाथ बाबा को अपने घर में बुलाया। भैरवनाथ बाबा, जो अपनी कठोर साधना और घोर तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, उनके आगमन मात्र से ही लोगों के मन में श्रद्धा और साहस भर जाता था। तपस्वी आते ही हाथ में जलता हुआ दीपक उठाकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। उनकी गूंज से पूरी घर कांपने लगी। कुछ ही देर में वो परछाइयां दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गया और छोटी लड़की, वो बूढ़ी अम्मा का चेहरा ढूंढ ले धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। भैरवनाथ बाबा गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये आत्माएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्हें शांति मिल चुकी है। ये आत्माएं उस हवेली से बंधी हुई हैं। अधूरी इच्छाओं और अधूरे कर्मों ने इन्हें शांति नहीं लेने दी। उन्होंने आगे बताया कि जो भी इस हवेली में कदम रखता है, उसकी जीवन ऊर्जा को ये आत्माएं अपने साथ बांध लेना चाहती हैं, ताकि अपने खालीपन को भर सकें। कि ये सुनकर आरव और रामलाल चाचा की जान में जान आई और अगली सुबह वे सुरक्षित गांव लौट आए, जहां शादी की खुशियां फिर से हंसी खुशी में रंग भरने लगीं।